हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का पूरा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट, जिसमें हम दोनों चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन और बेसिक डेफिनेशंस। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से यूज़ करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को या एंजाइम्स को, ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोसेसेस बना सकें जिससे हमारा फ़ायदा हो, ह्यूमन का वेलफेयर हो। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन आती थी, कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल, क्योंकि ये सब बैक्टीरिया से हम एक तरीके से बैक्टीरिया को यूज़ करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए चीज़ें बना रहे थे। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। वो क्या होता है वो भी देखेंगे। इसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी शुरू हो पाई है फॉर द डिज़ायर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल हाई प्योरिटी के साथ। बायोटेक्नोलॉजी मेनली दो कोर टेक्निक्स पे वर्क करती है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को ऑल्टर करना किसी एक ऑर्गेनिज्म के, इसमें कटिंग, उसको ज्वाइन करना और उसको एक्सप्रेस करवाना, ये सब कुछ आता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। और इसके अंदर हम इससे हमें अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ द डिज़ायर्ड, हमने डिज़ायर्ड जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर मुझे एक स्पेसिफिक जीन की ज़रूरत है, तो उस जीन को मैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकती हूँ। उस जीन को मैं डिज़ायर्ड जीन बोल रही हूँ और इस ऑर्गेनिज्म को मैं अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ। देन आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशंस, ताकि ग्रोथ कर पाए हम उन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब मेरा जीन चला गया तो ये बन जाता है जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इस जीएमओ को जब मैं मेंटेन कर रही हूँ या ग्रोथ करवा रही हूँ इसकी और बना रही हूँ इस एक से स्टेराइल कंडीशंस में, उसी को ही बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक बार मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कुछ बना लिया, उसको मैं बार बार जेनेटिक इंजीनियरिंग कर करके ही उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करूँगी। देन मैं उसी को यूज़ करके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करती हूँ। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं बायो रिएक्टर्स को यूज़ करके, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, जो कि आया हुआ है बाद में चैप्टर के अंदर। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन बायो रिएक्टर्स को यूज़ करके करते हैं। टूल्स क्या यूज़ होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर? मेनली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो कि काटते हैं, सिजर्स होती हैं बेसिकली। क्लोनिंग वेक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि लेकर जाते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए जिसके अंदर मुझे जीन डालना है, जो जीन को काटने वाला है, जो जीन को लेकर जाएगा होस्ट के अंदर। अब जीन कहाँ से काट रहे हैं वो आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, देन क्लोनिंग वेक्टर और फिर कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो काट रहा है वो वाला जीन जो मुझे चाहिए। ये डिस्कवर किया था वर्नर एयरबर, हैमिल्टन स्मिथ और डेनियल नैथन्स ने। इसको बेसिकली आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरिया से हमें मिलते हैं। ये एंजाइम्स हमने खुद नहीं बनाए होते, मेनली ये हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं। बैक्टीरिया इन एंजाइम्स को यूज़ करता है एज डिफेंस मैकेनिज्म। जब बैक्टीरिया को लगता है कि कुछ और उसको अटैक कर रहा है, तो फिर वो उसको डिफेंस के लिए उसके जीन्स को कट करता है, और वो उन्हीं एंजाइम्स जिससे वो कट करता है, उन्हीं एंजाइम्स को हम आज यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? दो तरीके के आपको मिलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस वो होते हैं जो एंड्स से कट करते हैं, और एंडोन्यूक्लियसेस वो होते हैं जो इंटरनल साइड्स से कट करते हैं डीएनए को। यही हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसके एग्जाम्पल EcoR1 और HindIII है। ये बीच में से कट करेंगे, ये एंड्स से कट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब वो कहाँ से बीच में से, अपनी मर्जी से तो कट नहीं करते, जहाँ मन किया वहाँ से बीच में कट कर दो, नहीं, वो स्पेसिफिक जगह से कट करते हैं, और वो स्पेसिफिक जगह को ही हम रिकग्निशन साइट कहते हैं। रिकग्निशन साइट होती क्या है, कैसे पता चलता है उसको कि उसकी रिकग्निशन साइट क्या है? तो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अब किसे कहते हैं? अब हमें पता है 5' to 3' एंड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिस पड़े होते हैं GATTC, ऐसे इस तरीके से, है ना। ऐसी सीक्वेंस जिसको हम चाहे हम सीधा पढ़ें चाहे हम उल्टा पढ़ें, वो सेम पढ़ी जाएगी। ऐसी सीक्वेंस को ही हम बेसिकली कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। जो हमें उल्टा पढ़ें या सीधा पढ़ें सेम पढ़ी जाएगी। तो
इसी सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और हमारे जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, जो ये वाले एंजाइम्स है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास EcoR1 का दे रखा है 5' to 3' GATTC था, 3' to 4 होगा तो CTTAG पड़ जाएगा। ठीक है, अब जब DNA को वो कट करते हैं, ठीक है, अब मान लो ये DNA था, उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से कट्स लगाए, ठीक है, तो हमारे पास ना कुछ इस तरीके से बच जाता है। और ये जो एंड्स होते हैं ना, इन्हीं को ही हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। ये ओवर हैंगिंग एंड्स होते हैं जो कि इजीली लाइगेट हो जाते हैं। ब्लंट एंड्स वो होते हैं जो स्ट्रेट कट्स होते हैं, इसमें लाइगेशन बड़ी डिफिकल्ट होती है। जब सीधा कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब ऐसे काटता है ना, तो ब्लंट एंड्स बोलूँगी मैं कि अब जो उसने छोड़ दिया वो ये है ब्लंट एंड्स। अगर कोई एंजाइम ऐसे काट रहा है तो उसमें स्टिकी एंड्स बोलूँगी कि उसने स्टिकी एंड्स छोड़ दिया। स्टिकी एंड्स को लाइगेट करना बड़ा आसान होता है, यानी स्टिकी एंड्स को बेसिकली जो हमने जीन काटा उसको हम क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे, है ना, तो क्लोनिंग वेक्टर में डालने को ही हम लाइगेशन कहते हैं, उसी को डालने को। और कौन डालता है? DNA लाइगेज डालता है, वो DNA फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बना के। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, तो DNA लाइगेज उनको जोड़ेगा। अब अगर वो जोड़ना कितना आसान होगा, आप खुद सोच के देखो कि अगर इस तरीके से है और ये है ना, अगर मेरा नया जो जीन है उसके साथ जोड़ना कितना इजी है अगर यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रेजेंट थे। अगर नहीं है तो जोड़ना मुश्किल हो जाता है। बस ये यहाँ पर प्रेजेंट है, स्टिकी एंड्स को जोड़ना आसान है, ओवरहैंगिंग होते हैं, ब्लंट को जोड़ना मुश्किल होता है। DNA लाइगेज इनको जोड़ता है। अब आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। ये टेक्निक है जिसमें हम DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं उनके साइज़ के बेसिस पे। एगरोज जेल का यूज़ होता है। DNA क्योंकि नेगेटिव होते हैं इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव एनोड होती है, तो पॉजिटिव एनोड की तरफ हमारे DNA जाता है क्योंकि वो खुद नेगेटिव होता है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। स्मॉल जो होंगे फ्रेगमेंट्स वो जल्दी जाएंगे, जो बड़े होंगे वो पीछे रह जाएंगे। DNA के जो बैंड्स हैं वो हमें ईजिली दिखाई देंगे थोड़ी देर के बाद। जिस तरीके से मान लो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, DNA हमारे मूव करेंगे तो हमें इस तरीके से बैंड्स दिखाई देंगे, हमें पता चल जाएगा ये वाला जो है ये सबसे स्मॉलर हैं, ये उससे बड़े हैं, ये उससे बड़े हैं, क्योंकि ये पीछे रह गए, है ना। तो DNA बैंड्स हमें इजीली दिखाई देते हैं जब हम इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। जब हम इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, एगरोस जेल को यूज़ किया इथीडियम ब्रोमाइड को देखने के लिए, UV लाइट के अंदर यूज़ करा, तो हमें DNA के बैंड्स दिखाई देंगे और फिर हम उसमें से अपना डिज़ायर्ड DNA फ्रेगमेंट जो है ईजिली निकाल सकते हैं। ये कब हुआ? जब मैंने कट करवाया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोला कि मेरे को इसमें से कट करके दे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में कट तो कर दिया, बट अब हमारे पास बचा हुआ DNA और छोटा DNA है। मुझे कैसे पता चलेगा ना, मेरे को दिख थोड़ी रहा है DNA, तो फिर मैं ये वाली टेक्निक को यूज़ करके छोटा DNA इजीली निकाल लेती हूँ। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उस कटा हुए DNA को निकालने के लिए यूज़ हुआ। अब उस कटे हुए DNA को मैंने जोड़ना है क्लोनिंग वेक्टर के साथ, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। वो कौन जोड़ेगा? DNA लाइगेज। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, वो किस तरीके का होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सेकंड पार्ट आता है ना, सेकंड टॉपिक इसका। क्लोनिंग वेक्टर ध्यान से देखो, DNA मॉलिक्यूल्स जो कैरी करते हैं फॉरेन DNA को, जो कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटा है, इन क्लोनिंग वेक्टर्स के DNA लाइगेज की वजह से इनके अंदर जोड़ देते हैं और इनको हम होस्ट के अंदर फिर छोड़ते हैं। यानी क्लोनिंग वेक्टर्स जाते हैं होस्ट के अंदर उस जीन को छोड़ने के लिए। कुछ कॉमन वेक्टर्स कौन कौन से? प्लाज्मिड्स को हम यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोफेजेस को हम यूज़ करते हैं, कॉस्मिड्स को, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को। किस किस को? प्लाज्मिड्स को हम यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोफेजेस को हम यूज़ करते हैं, कॉस्मिड्स और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को भी हम यूज़ करते हैं। मेरी बात सुनो, अब किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर मुझे अगर जीन डालना है, सिंपली जीन डालना वेरी डिफ़िकल्ट है ना। अब किसी क्लोनिंग वेक्टर में जीन जोड़ देना, जिसके अंदर जोड़ना बड़ा आसान है, उसको अंदर जोड़ना, ठीक है, और फिर उसको अंदर लेके जाना आसान है ना। अब अगर वो चीज़ ऐसी हो जो कि ईजिली अंदर चली जाए तो और भी आसान है, और फिर वो अपना DNA उसके DNA में ज्वाइन भी करे, वो और भी अच्छा फ़ायदेमंद होगा। तो अब हम ऐसी ही चीज़ को यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोफेज जाता ही है ना ऑलरेडी होस्ट की बॉडी में, तो काम आ जाता है। प्लाज्मिड्स भी जाते ही हैं, तो वो इजीली, उनके पास नेचुरल मैकेनिज्म था, उस नेचुरल मैकेनिज्म का भी हमने फ़ायदा उठा लिया।
अब क्लोनिंग वेक्टर मुझे चूज़ करना है कि मैं कौन सा चूज़ करूँ। पहली बात तो ऐसा क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए जो इजीली उस डीएनए को अपने अंदर जोड़ भी ले जो हमने काटा है, और फिर वो उसके अंदर चला भी जाए होस्ट के अंदर, होस्ट में वो डीएनए छोड़ के भी आए। ये सारे काम उसको आने चाहिए। उस सारे काम का ये नाम दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीचर्स क्या होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के? सबसे पहले उसके पास ओराई होना चाहिए, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, यानी उसके पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। बेसिकली उसको डीएनए की रेप्लिकेशन करनी आनी चाहिए, सबसे ज़रूरी काम ही यही है। मैंने उसको डीएनए दे तो दूंगी, पर उसके बाद वो उधर जाके जब डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा तो फिर किस काम का ये है ना। तो क्लोनिंग वेक्टर के पास ओराई साइट होनी चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए रेप्लिकेशन का, ऐसी साइट होनी चाहिए जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ये हमने जेनेटिक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। तो जितने ओराई जो है, ओराई ही डिटरमाइन करता है उसका कॉपी नंबर क्या होगा वेक्टर का होस्ट के अंदर। होस्ट में जाके वो कितना रेप्लिकेट करेगा, कितने अपनी कॉपीज़ बनाएगा, उसका कॉपी नंबर क्या होगा वो ओराई ही बताएगा। जितना ज़्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ज़्यादा वो जीन का प्रोडक्ट बनेगा, यानी उतना मेरे को वो जीन का असर दिखाई देगा उस होस्ट के अंदर, जितना हायर उसका कॉपी नंबर होगा। तो मुझे हायर कॉपी नंबर वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, यानी मुझे ऐसा क्लोनिंग वेक्टर चाहिए जिसका ओराई हो, जिसके पास हायर कॉपी नंबर हो। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात, हमें चाहिए होता है सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमें मान लो हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है वो चला गया है, यानी जो मेरा होस्ट के अंदर जाने के लिए जो क्लोनिंग वेक्टर था वो जा चुका है अब अंदर उसके, जो हमारा होस्ट है ना। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि वो चला गया है? अब वो उसी वजह से पता चलेगा इसके पास कुछ ऐसा सिलेक्टेबल मार्कर्स थे जिससे मुझे पता चलेगा कि वो वहाँ पे चला गया है, जिससे मैं सिलेक्ट कर पाऊंगी ऐसे होस्ट जिसमें सच में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। यानी ट्रांसफॉर्म्ड वाले होस्ट को पहचानने में हेल्प करेंगे ये। यूजुअली सिलेक्टेबल मार्कर्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, किसी के लिए रेजिस्टेंस होगी या दोनों के लिए रेजिस्टेंस होगी, इस तरीके से उनके पास कुछ प्रेजेंट होगा। अब मान लो कोई मेरे पास वेक्टर है जिसके पास एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, वो अगर होस्ट में चला गया तो फिर मेरा होस्ट एम्पीसिलिन के रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए अब मैं होस्ट के अंदर मानो मैंने डाला, मुझे चेक करना है वो गया है या नहीं गया, तो मैं क्या करूँगी, मैं होस्ट को लूँगी और उसके अंदर मैं डाल दूँगी एम्पीसिलिन। अब अगर वो मर जाता है इसका मतलब कि वो यूजलेस था, अगर वो जिंदा रहता है इसका मतलब वो यूजफुल था, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जो सेल्स होंगे जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा, जिसके पास होगा वो तो बच ही जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो मर ही जाएगा, क्योंकि हमने एम्पीसिलिन डाल दिया, उसके पास तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं ना, तो वो मर जाएगा। और इसी वजह से हम सिलेक्ट कर पाएंगे सिलेक्टिव मीडियम के अंदर, वो वाला सेल मर जाएगा जिसके पास कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं था, और सिर्फ वो बच जाएगा जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है दैट इज़ क्लोनिंग साइट्स। हमें क्लोनिंग साइट्स चाहिए होती है, यानी ऐसी रिकग्निशन साइट्स चाहिए होती हैं ताकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे जाके काट सके। लोकेटेड विद द मार्कर जीन्स फॉर इजी सिलेक्शन। एग्जाम्पल लैक्सेड जीन, मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जो हमारे पास मुझे क्लोनिंग साइट चाहिए, अब मैंने आपको बताया था कि मैंने जीन को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो जीन मेरा डिजायर्ड जीन था, है ना। अब वेक्टर के अंदर मुझे डालना है जब जीन, तो वेक्टर का जीन, ये जीन है मान लो वेक्टर का, तो वेक्टर के जीन को भी तो मुझे कट करना होगा, उसे एक कट लगाना है, उस पर मुझे एक ही कट लगाना है, एंड देन उसके अंदर मुझे वो वाला इंसर्ट करना है, एंड देन मुझे डीएनए लाइगेज करना है। तो वहाँ जहाँ पे वो इंसर्ट होगा उसी को ही हम क्लोनिंग साइट कहते हैं, और उसकी क्लोनिंग साइट पे ही हमें डालना है, क्योंकि क्लोनिंग साइट का मतलब ही यही होता है कि जब वो वेक्टर फिर जाएगा हमारे होस्ट के अंदर, फिर वो जाके वहाँ पे वो चीज़ को क्लोन करेगा, और वहाँ पे जो चीज़ उसकी क्लोन करने वाली होगी वही तो हम डिजायर्ड जीन वहाँ पे डालेंगे ना, क्योंकि हम चाहते हैं डिजायर्ड जीन जो है वो क्लोन हो। तो जिसकी जो रिकग्निशन साइट्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, वो प्रेजेंट होनी चाहिए वेक्टर के पास, और लोकेटेड विद इन द मार्कर जीन्स फॉर इजी सिलेक्शन। मार्कर जीन्स के अंदर ही प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी तो हम सिलेक्शन कर पाएंगे इसका। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है लैक्सेड जीन, जो कि आपका ब्लू वाइट स्क्रीनिंग देता है।
अब बात आती है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स के अंदर हम कौन कौन से वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। प्लांट वेक्टर्स, यानी अगर मुझे प्लांट मेरा होस्ट है, उसके अंदर मैं किस वेक्टर को यूज़ करके मैं प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकती हूँ। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, याद करो प्लांट के वेक्टर्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो कि टीआई प्लाज्मिड को यूज़ करेगा। ये ट्रांसफ़र करता है टीडीएनए इनटू द प्लांट जीनोम। ये प्लांट जीनोम के अंदर टीडीएनए को ट्रांसफ़र करता है। हमने इसको मॉडिफाई कर दिया इसके टीडीएनए को, ताकि ये ट्यूमर कोजिंग जीन्स को रिमूव कर सके, जिससे जब वो टीडीएनए जाएगा तो फिर उसके ट्यूमर कोजिंग जीन्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। एनिमल वेक्टर आपका रेट्रोवायरस होता है। इसकी एबिलिटी होती है कि डीएनए के होस्ट इंटीग्रेट कर देता है, डीएनए जो उसका खुद का डीएनए उसको इंटीग्रेट कर देगा होस्ट के जीनोम के साथ। इसलिए हम उसके अंदर जब अपना डिजायर्ड जीन डाल देंगे तो वो होस्ट के जीनोम साथ वो वाला डिजायर्ड जीन इंटीग्रेट कर देगा। इसका ये यूज्ड इन जीन ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट्स में हम इसे यूज़ करते हैं। अब आ जाओ कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे होस्ट क्या चाहिए, पहले हमने पढ़ा कि हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा, अब हम होस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो होस्ट सेल जो है ऐसा होना चाहिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करे, यानी जो डीएनए आ रहा है उसको एक्सेप्ट करे। कॉमन होस्ट जो होता है वो हमारे पास ई कोलाई होता है। ई कोलाई को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, इसका रेप्लिकेशन टाइम भी बहुत छोटा है। तो हमें बहुत लार्ज, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मुझे टोमेटो के अंदर कुछ जीन को डालना है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं होस्ट भी आपका ई कोलाई ले लूँगी, नहीं। बट मान लो मुझे कोई जीन है, उस जीन से जो चीज़ बनाता है वो जीन, वो मुझे बड़ी यूज़फुल लगती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ह्यूमन इंसुलिन ही बनाना है, ठीक है, तो मैंने ई कोलाई के अंदर वो जीन डाल दिया था, ई कोलाई अब ह्यूमन इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। तो मेथड्स क्या हैं जिससे हम होस्ट कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। पहला है केमिकल मेथड, यानी हम होस्ट को कॉम्पिटेंट, यानी होस्ट सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करे बहुत जल्दी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहला है केमिकल मेथड, ट्रीटमेंट कर देंगे हम CaCl2 के साथ, इससे परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, वो एक्सेप्ट करेगा। पहला क्या था, पहला हमने CaCl2 से उसकी परमिएबिलिटी हमने बढ़ा दी, ठीक है। दूसरा हमने उसे हीट शॉक दिए जिससे कि डीएनए की एंट्री जो है वो फैसिलिटेट होगी, उसको हीट के शॉक दिए। फिर हमने क्या किया, माइक्रो इंजेक्शन किया। जब एनिमल सेल के पास क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हम उसे माइक्रो इंजेक्शन देके ही उसके अंदर डीएनए डाल सकते हैं। फिर बायोलिस्टिक्स यानी जीन गन मेथड, ये प्लांट सेल्स में यूज़ होता है, जीन गन मेथड। फिर इलेक्ट्रोपोरेशन इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पल्स हम क्रिएट करते हैं टेम्परेरी पोर्स, मेम्ब्रेन के अंदर टेम्परेरी पोर्स बना देते हैं, उसके थ्रू हम जाते हैं, है ना, उसके थ्रू हमारा डीएनए जो है वो जाता है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, बायोलिस्टिक्स जीन गन प्लांट सेल के लिए, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए। मेरे साथ याद करो, एक मैंने CaCl2 डाल दिया, परमेबिलिटी जिसने इंक्रीज करी, हीट शॉक देके डीएनए की एंट्री फैसिलिटेट करी, माइक्रो इंजेक्शन दी एनिमल सेल में, जीन गन मेथड यूज़ किया मैंने प्लांट सेल में, फिर एक इलेक्ट्रोपोरेशन को मैंने यूज़ किया। आई होप इट्स क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब जो मेरा अब ना मैं इसके अंदर बनाना, अब मैंने आपको सिखा दिया जो हमने सीखना था। अब हम एग्जैक्टली जैसे हम करते हैं, हम जैसे पूरा एक्सपेरिमेंट हमने सीख लिया क्या आ रही होता है, क्या हमें चाहिए होता है, सब कुछ अब हम वो करके दिखाएंगे, उनको यूज़ करके अब हम करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल यानी डीएनए। हम डीएनए को आइसोलेट तो करें, जो मुझे चाहिए, जो डिज़ायर्ड जीन मुझे चाहिए वो भी किसी ऐसे खाली जीन थोड़ी पड़ा हुआ है, तो वो एक सेल में प्रेजेंट है, उस सेल का बाकी सब कुछ हटाना है, मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए। और फिर उस डीएनए में आरई डलेगा, वो आरई के बाद मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करूँगी, उसके बाद मुझे मेरा डिज़ायर्ड जीन मिलेगा। तो वो जो हटाने का प्रोसीजर है, तो मुझे आइसोलेशन करना है जेनेटिक मटेरियल का, यानी मुझे डीएनए को आइसोलेट करना है पूरे सेल के अंदर। तो मैं कैसे करूँगी, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है यूकेरियोट्स में, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। हम सबको पता है यूकेरियोट्स के पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता है। सेल्स को हम एंजाइम्स के साथ ट्रीट करेंगे ताकि बाकी सब कुछ उसका ब्रेकडाउन हो जाए और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए आ जाए। सबसे पहला एंजाइम जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी लाइजोजाइम। लाइजोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देगा। सबसे बाहर तो सेल वॉल है ना, तो लाइजोजाइम हम यूज़ करेंगे जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ेगा।
फिर हम सेल्यूलेज करेंगे जो प्लांट, देखो ये सारे सेल वॉल तोड़ने के लिए हैं। अगर मैं बैक्टीरिया का डीएनए निकालना चाहती हूँ, मेरा डिजायर्ड डीएनए जो है वो बैक्टीरिया पास है, तो मैं लाइजोजाइम पहले यूज़ करूँगी। प्लांट पास है सेल्यूलेज, अगर फंगस के पास है तो काइटिनेज। अगर एनिमल के पास है, एनिमल के पास सेल वॉल ही नहीं होती है, तो इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है सेल वॉल तोड़ने के लिए। लाइजोजाइम, सेल्यूलेज, काइटिनेज। आई रिपीट, बैक्टीरिया है तो लाइजोजाइम, बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़नी है तो लाइजोजाइम, सेल्यूलेज तब जब प्लांट की सेल वॉल तोड़नी है, फंगस की तो काइटिनेज, प्लांट की तो सेल्यूलेज। प्लांट की सेल्यूलोज से बनी है, उसकी काइटिन से बनी है। सेल्यूलेज, काइटिनेज, बैक्टीरिया की लाइजोजाइम, ठीक है। अब जो भी मुझे प्रोटीन्स तोड़ने हैं, प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ प्रोटीएज। क्या यूज़ करती हूँ? प्रोटीएज, प्रोटीन्स को रिमूव करने की। आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनएज। फिर जो डीएनए है ना वो प्रेसिपिटेट करा जाता है चिल्ड इथेनॉल को यूज़ करके। आपके एक्सपेरिमेंट्स में भी एक्सपेरिमेंट है, तो डीएनए को मैं प्रेसिपिटेट करवाती हूँ चिल्ड इथेनॉल को यूज़ करके। वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स आ जाती है, उसको फिर हम स्पूलिंग के मेथड से रिमूव कर लेते हैं। फिर हम आगे के स्टेप पे बढ़ते हैं। आगे का स्टेप क्या होगा? कटिंग ऑफ डीएनए। स्पेसिफिक लोकेशन डीएनए हमें मिल गया, अब डीएनए को मुझे कट करना है स्पेसिफिक लोकेशन पे, क्योंकि मुझे पूरा डीएनए थोड़ी इंसर्ट करना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक जीन इंसर्ट करना है जो मुझे चाहिए। तो ये हम कैसे करते हैं? RE को यूज़ करके। किसको यूज़ करके? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस को यूज़ करके, जो हमने पहले पढ़ा। एंजाइम को हम एंजाइम्स की मदद से हम कट कर पाते हैं डीएनए को एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। RE को यूज़ करके पैलिंड्रोमिक पे। अगर एंडोन्यूक्लियस है तो हम स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे अंदर की तरफ कट लगा सकते हैं। अगर एक्सोन्यूक्लियस होता तो हम एंड्स की तरफ से कट लगा सकते थे। अब या तो वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा या ब्लंट एंड्स। क्या पढ़ा था हमने? स्टिकी एंड्स करेगा तो इजीली लाइगेशन होगी, बट अगर ब्लंट करेगा तो फिर मुश्किल से लाइगेशन होगी। आई होप इट्स क्लियर। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड फॉर वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए, यानी कि यही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही यूज़ होगा वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए और फॉरेन डीएनए दोनों को ही कट करने के लिए। सेम एंजाइम होगा ताकि दोनों सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट हों, तभी तो वो सेम जुड़ेगा। मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जो मुझे फॉरेन डीएनए डालना है उसको मैंने, जस्ट अ सेकेंड, ये मेरा फॉरेन डीएनए है जिसको मुझे डालना है। तो मैंने मान लो RE को यूज़ करा, मैंने सेम उसी RE को यूज़ करके इसने मान लो यहाँ पे कट लगाया, ठीक है, तो मैं और यहाँ पे कट लगाया, तो मेरे को मिल गया ये वाला एरिया, है ना। अब मैं जब मेरा वेक्टर लूँगी जो अंदर जाने वाला है, उसमें भी मैं सेम एंजाइम यूज़ करूँगी ताकि वो भी वहीं पे कट लगाए और वो यहाँ से जब खुलेगा तो वहाँ पे मेरा वही एंजाइम वहाँ पे जा सके। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो सेम इसलिए यूज़ किया, अगर वो सेम जगह पे कट नहीं करेंगे तो फिर वो सेम जगह पे उसे कॉम्प्लीमेंट वहाँ पे जुड़ नहीं पाएंगे स्टिकी एंड्स की वजह से। आई होप इट्स क्लियर, है ना। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करते हैं वेक्टर और फॉरेन डीएनए में। ये इंश्योर करता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स लाइगेट हों। वेरी इंपॉर्टेंट, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये इंश्योर करेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स, यानी कि अब मान लो मैंने यहाँ पे कट करा, जो भी मान लो मैंने कट किया, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पहले वो 5 प्राइम 3 प्राइम इसी तरीके से अपने आप से जुड़ा था ना, अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो जाके उधर जुड़ेगा, है ना। तो इंश्योर करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड ही लाइगेट हो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमने क्या क्या कर लिया आप खुद सोचो। पहले तो मैंने उस डीएनए को निकाल लिया, उसके बाद मैंने उस डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे कट कर लिया, वेक्टर को भी फॉरेन को भी, है ना। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं एम्प्लीफिकेशन करूँगी जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल करेक्ट बात। अब जब मैंने कट करके निकाला है RE को, RE से मैंने कट करके डीएनए, पहले मैंने डीएनए निकाला, फिर RE से कट करके जीन निकाला। ये जीन को मैंने कैसे निकाला? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहचाना, निकाला नहीं, निकाला RE ने, बट पहचाना मैंने उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके। अब वो मैंने उसे पहचान लिया है। अब उस जीन को मैं एक जीन को थोड़ी इधर उधर से मूव करती रहूँगी, मुझे तो दिख ही नहीं रहा वो जीन। उस एक जीन को मैं एम्पलीफाई करूँगी, यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँगी। वेक्टर भी बहुत सारा है हमारे पास, जीन भी बहुत सारा है, होस्ट भी बहुत सारा है। तो मैं उस जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड जीन, और जो मेरा डिज़ायर्ड जीन है, उसको मैं एम्पलीफाई करने वाली हूँ। अब इसी को ही हम PCR कहते हैं। PCR की मदद से मैं एम्पलीफाई करती हूँ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कि पॉलीमराइज करने वाला है। ये यूज़ होगा मल्टीपल कॉपीज बनाने में डिज़ायर्ड डीएनए की। कौन सा एंजाइम यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे?
टैक डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा एंजाइम है? टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज, ये थर्मस एक्विटिकस से हमने एक्सट्रैक्ट करा है एंजाइम को। अब क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। हाँ, सबसे पहले पीसीआर के अंदर होती है डीनेचरेशन, यानी कि जो मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सेपरेट करेगा। डीनेचर करवाऊंगी मैं उसको 94 to 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। 94-95 डिग्री सेल्सियस पे मैं उसे डीनेचर करवा दूंगी, यानी जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर एनीलिंग होगी जो कि 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है। एनीलिंग पे, अच्छा अगर थोड़ा सा इसको ढंग से बताऊं तो सबसे पहले वैसे इनिशिएशन होता है, देन डीनेचरेशन होता है, फिर एनीलिंग होता है, फिर एलोंगेशन और फिर फाइनल होल्ड होता है। फाइनल होल्ड तो चलो जो भी है, बट यहाँ पे मेन स्टेप्स आपको दे रखे। तो डीनेचरेशन आपकी इस पे हुई, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सेपरेट हो गया। फिर एनीलिंग होएगी जो कि 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है, यानी इसमें क्या होगा, आपका प्राइमर जो है वो जाके बाइंड कर जाएगा टारगेट सीक्वेंस पे, और फिर एक्सटेंशन होगी और डीएनए सिंथेसाइज होगा टैक पॉलीमरेज की मदद से। और ये साइकिल रिपीट होगी जब तक हमारे पास बहुत ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन नहीं हो चुकी होगी। यहाँ पे हम करवा रेप्लिकेशन ही रहे हैं एक तरीके से, अगर हम देखें तो हम बेसिकली अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको रेप्लीफाई करा रहे हैं, है ना, एम्पलीफाई करवा रहे हैं। मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको मैंने डीनेचर कराया, दो अलग अलग चेंज बनानी। यहाँ पे मैंने प्राइमर्स बाइंड कराए और उन्होंने उसको टारगेट सीक्वेंस को इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया। दोनों सीक्वेंसेस बन गई, इसी को एनीलिंग बोला, और फिर एक्सटेंशन ये जो बनती रही, टैक पॉलीमरेज ने इसको बनवाया, बनती बनती गई, और यहाँ पे फिर से फिर प्राइमर्स जुड़े। इस तरीके से ये साइकिल चलती रही। आई होप इट्स क्लियर। तो ये आपका पीसीआर टेक्निक हो गई, ठीक है। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराती हूँ। हमने सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट करा। डीएनए को कैसे आइसोलेट करा? एंजाइम्स डाल के। उसके बाद मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा और डीएनए को, और मेरा डिज़ायर्ड जीन मैंने निकाल लिया उसमें से। फिर मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसे पहचाना। उसके बाद मैंने इसकी पीसीआर करवाई, मैंने उस जीन को एम्पलीफाई करवाया, ठीक है। अब आगे मैं क्या करूँगी वो भी एक बार आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखना। थोड़ा सा फालतू टाइम लग जाएगा बट मैं इसको बताना ज़रूर चाहती हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने डीएनए को आइसोलेट किया। कैसे किया? एंजाइम्स डालकर, आपको मैंने जैसे काइटिनेज, सेल्यूलेज, लाइसोजाइम डालकर, ये तीनों डिफरेंट के लिए थे, है ना, इनको करके फिर मैंने स्पूलिंग से, उसके बाद मैंने स्पूलिंग करी जिससे मैंने डीएनए के वाइट थ्रेड्स को बाहर निकाल लिया। फिर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैंने क्या किया, कट किया किसको, मेरे डीएनए को, ताकि मेरे को क्या मिल जाए, मेरे को डिज़ायर्ड जीन मिल जाए, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, है ना। डिज़ायर्ड जीन को जीन ऑफ इंटरेस्ट लिख देती हूँ हर जगह पे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। मैं GOI लिख रही हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट। मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। फिर मैंने उसको पहचाना कैसे, पहचाना कैसे मैंने उसको पहचाना, मैंने उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके मैंने उसे पहचान लिया। अब मैंने क्या किया, पीसीआर किया। थर्ड स्टेप पे मैंने पीसीआर किया, यानी उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करके बहुत सारा क्वांटिटी के अंदर मैं ले गई, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने RE से, ये सेम चीज़, जैसे पहले मैंने डीएनए को कट किया, उसमें पहले भी दिखा दिया, RE को यूज़ करके मैंने वेक्टर को कट किया, वेक्टर के डीएनए को कट किया, और फिर उसे भी मैंने कैसे पहचाना, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, उसे भी मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस करके पहचाना। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो यहाँ पे कट किया और इसको कट किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया ताकि साथ में हो जाए। तो मैंने इनको लाइगेज करवाया, किससे, और लाइगेज करा के मेरा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरा तैयार हो गया लाइगेज कराने के बाद। किसको यूज़ किया मैंने यहाँ पे, डीएनए लाइगेज को। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यानी इस वेक्टर को जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये वेक्टर क्या करता है, अपना डीएनए बेसिकली छोड़ देता है होस्ट के अंदर। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर जाएगा होस्ट के अंदर, और फिर
फिर उसके बाद हमारा फॉरेन जीन जो है वो बन जाएगा, यानी फॉरेन जीन प्रोडक्ट बन गया, यानी हमारे पास मॉडिफाई हो चुका है। अब लास्ट में हम उस मॉडिफाइड, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, उसकी हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करते हैं, वो हम लास्ट के अंदर पढ़ेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ समझ में आई होगी। ये चैप्टर का ना बड़ा ज़्यादा वो था क्रिस्प, मतलब अगर मुझे रिवीजन करानी हो 5 मिनट में चैप्टर की तो मैं यही बताऊंगी। ये समझ में आ गया आई होप आपको। डीनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन कैसे किया हमने। पीसीआर, हमने डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए को सेपरेट किया, उसे डीनेचरेशन बोला। फिर उस पर प्राइमर्स जुड़ गए टारगेट सीक्वेंस पे, जो मुझे एम्पलीफाई करना था उसको मैंने अनीलिंग बोला। और फिर वो टैक पॉलीमरेज की मदद से वो डीएनए सिंथेसाइज होता रहा, उसे एक्सटेंशन बोला। टैक पॉलीमरेज याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन याद रखना है, टैक डीएनए पॉलीमरेज याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैंने आपको बताया। ये पीसीआर के बाद क्या होगा, इंसर्शन होगी जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसकी होस्ट सेल में। पता है ये वाला जो था ना, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे एक साथ ही पढ़ लिए कि वेक्टर को भी इसी से करना है, फॉरेन को भी इसी से। अब हम सीधा क्या करेंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हुआ है उसको मैं इंसर्ट करूँगी होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल जो था मेरा, उसके अंदर मैं उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाऊंगी। अब क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए जो है उसको मैंने लाइगेट करा दिया डीएनए लाइगेज की मदद से वेक्टर के साथ। यही स्टेप था जो मैंने आपको बता रही थी। फॉरेन डीएनए को मैंने लाइगेट करा दिया डीएनए लाइगेज से उस वेक्टर के साथ। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट में डालेंगे। किस मेथड से, अभी अभी हम पढ़ के आए, किस किस मेथड से वो कॉम्पिटेंट होस्ट जो है उसको ले लेता है, कॉम्पिटेंट बन जाता है ना। वो किस किस मेथड से बनता है अभी हम पढ़ के आए। हीट शॉक, हीट देने से, CaCl2 डालने से उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोपोरेशन करने से, माइक्रो इंजेक्शन, बायो इलेक्ट्रिक्स और CaCl2 भी लिख देती हूँ मैं। CaCl2 डाल के होस्ट सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उस होस्ट सेल से मैंने ऑब्टेन करना है फॉरेन जीन प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख देती हूँ फॉरेन जीन प्रोडक्ट भी मैंने बीच में ऑब्टेन करा है ना। फॉरेन जीन प्रोडक्ट यानी कि मैंने उस होस्ट सेल को ग्रो करवाया बायोरिएक्टर्स के अंदर एक ऑप्टिमल कंडीशन यानी ऑप्टिमल टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन। और फिर उस फॉरेन जीन, जो मैंने फॉरेन जीन डाला, उसको एक्सप्रेस करवाया और उससे मैंने प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन जो भी मैं बनाना चाहती हूँ। जैसे मैं मान लो मैं इंसुलिन बनाना चाह रही थी तो मैंने इकोलाई के अंदर वाला जीन डाला जो इंसुलिन बनाता है, ताकि मेरे को इंसुलिन मिल पाए। फिर मैंने बायोरिएक्टर्स में इकोलाई को डाला और उसको प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन दी ताकि वो इंसुलिन मुझे दे। वो वाला मैंने प्रोटीन या एंजाइम या हार्मोन, आप कुछ भी उससे निकलवा सकते। उसके बाद फिर होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी सारे प्रोसेस, ऑल प्रोसेसेस आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट जब बन जाता है उसके बाद हम जो भी करते हैं वो सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। प्रोडक्ट यानी मान लो मैं इंसुलिन ही बना रही, मेरा इंसुलिन अब बन चुका है, उसके बाद मैं किस तरीके से इंसुलिन को प्योरीफाई कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ, उसको बेच रही हूँ, वो सब कुछ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। इसके अंदर सेपरेशन आएगा और सारे प्रोडक्ट, सारी जो भी है सब कुछ प्रेजेंट होगा, उसमें इकोलाई भी होगा, उसी ने तो बनाया है। उसमें से मैं सेपरेट करूंगी इंसुलिन को, उस प्रोसेस को भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे। सेपरेशन आएगी, इसका स्टेप सेपरेशन है ताकि मैं प्रोडक्ट को बायोमास में सेपरेट कर पाऊँ, फिर उसे प्योरीफाई कर पाऊँ कि कुछ और पार्टिकल्स ना आ गए, उसे फिल्टर करूँ, उसे क्रोमेटोग्राफी करके उसे प्योरीफाई करूँ। उसके बाद मैं प्रेजर्वेटिव्स डालूँ ताकि वो ख़राब ना हो जाए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, है ना। फॉर्मुलेशन करूँ, उसके बाद उसकी क्वालिटी को कंट्रोल, डिवाइड करके, मान लो मुझे किसी बोटल्स में डाल के बेचना है तो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करूँ। फाइनल प्रोडक्ट इज पैकेज्ड फॉर मेडिकल यूज़ के लिए भी हो सकता है अगर इंसुलिन बनाया, एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए भी हो सकता है, या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी हो सकता है। यहीं पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ योर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। यहीं पे हम सारा मेनली ये चीज़ें पढ़ेंगे भी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी के बड़े वाइड एप्लीकेशंस है एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट के अंदर। इसका मेन एम है कि क्वालिटी, क्वांटिटी और सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करे और डिपेंडेंस हमारी जो केमिकल्स के ऊपर है उसको कम करें। एग्रीकल्चर के अंदर इसका मेन फोकस है ताकि ये ईल्ड बढ़ा सके, पेस्ट के जो रेजिस्टेंस है उसे कम कर सके, है ना।
मतलब पेस्ट से रेजिस्टेंस बढ़ा सके, पेस्ट का कम कर पाए, स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ा सके, बाहर बारिश बाढ़ जो भी आए, आंधी आए, तूफान आए, उससे उसको स्ट्रेस मिल रहा है वो उसकी टॉलरेंस हाई हो, रिड्यूस कर पाए वो केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़। तो हमारे पास आती हैं जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिस क्रॉप को अंदर मैंने फॉरेन जीन, क्रॉप्स जिसके अंदर मैंने फॉरेन जीन डाल दिया, जो कि मैंने किसी डिज़ायरेबल ट्रेट के लिए डाला है, ऑब्वियसली कुछ चाहिए था मुझे उससे, ऐसे थोड़ी जो मर्जी मैंने जीन डाल दिया। तो वो डिज़ायरेबल ट्रेट क्या हो सकता है, पेस्ट रेजिस्टेंस का हो सकता है, हर्बिसाइड टॉलरेंस हो सकती है, या फिर एनहांस्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए मैंने वो जीन डाला होगा। जिसके अंदर भी जिस भी क्रॉप में मैंने फॉरेन जीन डाल दिया है उसी को मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलूँगी। अब मैं बात करती हूँ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में। यानी हमने सबसे पहले तो एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया जो कि था बीटी क्रॉप्स होती है बेसिकली। बीटी कॉटन हमने सबसे पहले डेवलप करा है, उसमें हमने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ना चैप्टर में, जो कि एक पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन का प्लांट है, ठीक है। ये हमने डेवलप करा जिसमें हमने क्रायोजीन को ऐड किया। क्रायोजीन मैंने लिया था बीटी से, यानी बैसिलस थुरिंजिसिस से ही लिया था, यानी बीटी से। इससे बीटी से मैंने क्रायोजीन लिया और उसका क्रायोजीन मैंने कॉटन में डाल दिया। ये जो बीटी है ना, ये जो बीटी जीन है बेसिकली, ये बीटी, ये वाला जो बैसिलस थुरिंजिसिस है, ये प्रोड्यूस करता है एक बीटी टॉक्सिन जिसे क्राय प्रोटीन कहते हैं, यानी क्राय का ही जीन हो गया। तो ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि क्राय प्रोटीन होता है। ये जो क्राय प्रोटीन है ये एक इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है। ये क्या करता है, एक्टिवेट होता है एल्कलाइन गट ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर, और फिर उनकी गट के वॉल के अंदर पोर्स बना देते हैं जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। हम अल्टीमेटली, मैं चाहती हूँ मेरा कॉटन के ऊपर इंसेक्ट्स जो हैं वो ना आए, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्राय प्रोटीन, जो क्राय जीन है ना बेसिकली, जो क्राय प्रोटीन है ये बड़ा काम का होता है। बीटी टॉक्सिन या क्राय प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन या क्राय प्रोटीन, ये दोनों, मतलब ये बीटी टॉक्सिन बोल लो या क्राय प्रोटीन बोल लो, ये दोनों के दो, मतलब ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वैसे तो ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है तो प्लांट को कोई हार्म नहीं होता, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है। पर जैसे ही इंसेक्ट उसको खाता है तो इंसेक्ट की जो एल्कलाइन गट होती है, यानी जिसकी पीएच मोर देन 7 होती है, हमारी गट की पीएच लेस देन 7 है, एल्कलाइन गट के अंदर जाके ये इंसेक्ट्स के एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हम जब मान लो हमारे भी हम खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारी एसिडिक गट है। एल्कलाइन गट के अंदर ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये उसकी गट में वॉल में पोर बना देगा जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली जो क्राय प्रोटीन है या फिर जो बीटी टॉक्सिन है उसने ये कर दिया कि इंसेक्ट की डेथ कर दी। तो हमने अपने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने जो क्राय प्रोटीन बना रहा है उसको क्राय जीन मैंने बीटी से लिया, उस बीटी का क्राय जीन मैंने निकाल कर उसमें डाल दिया जब कॉटन के प्लांट में, तो मेरा बीटी कॉटन बन गया। तो क्राय प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, क्राय 1AB, क्राय 1AC और क्राय 2AB। जो क्राय 1AB है वो कॉर्न बोरर के लिए है, क्राय 1AC क्राय 2AB वो कॉटन बोलवर्म के लिए है बेसिकली, ठीक है। क्राय 1AB कॉर्न बोरर में था, क्राय 1AC क्राय 2AB कॉटन बोलवर्म के लिए यूज़ किया हमने। क्राय 1AB इस टाइप को मारने के लिए है, क्राय 1AC और क्राय 2AB आपका कॉटन बोलवर्म को। इसको याद करो मेरे साथ अभी, क्राय 1AB कॉर्न बोरर, आई होप इट्स क्लियर, क्राय 1AB कॉर्न बोरर, क्राय 1AC या क्राय 2AB ये दोनों कॉटन बोलवर्म के लिए है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके एडवांटेजेस तो पता चली गए, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम होगा क्योंकि अब हमें मारने की ज़रूरत है, इंसेक्ट अपने आप ही मर रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और क्रॉप स्पेसिफिक एक्शन भी हो गया कि जिस क्रॉप के लिए जो चाहिए वही वाला हमें मिल गया, है ना। अदर एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स भी हमने बनाए जिसमें हमने आरएनआई का यूज़ करा, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, प्रिवेंट कर पाए हम पैरासाइट प्रोटीन सिंथेसिस को। यानी जो पैरासाइट, जब निमेटोड जो होता है बेसिकली पैरासाइट होता है एक तरीके का जो प्लांट्स के ऊपर आ जाता है, तो प्लांट्स को हमने निमेटोड के रेजिस्टेंट बनाया जिसमें हमने आरएनआई का यूज़ करा। आरएनआई ने बेसिकली क्या किया, पैरासाइट का जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको ही बंद कर दिया। एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस भी बढ़ाई हमने, ड्रोट, सलाइनिटी, कोल्ड, इन सब के अगेंस्ट, है ना। फिर हमने बायो फोर्टिफिकेशन यानी एनहांस्ड न्यूट्रिशंस, वाइटामिन मटेरियल, हमने आपने सुना भी होगा गोल्डन राइस,
के अंदर हमने विटामिन ए डाला था, तो हमने न्यूट्रिएंट्स बढ़ाए, बायोफोर्टिफिकेशन जिसे हम बोलेंगे, स्ट्रेस टॉलरेंस, निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट बनाए। मेनली आपके सिलेबस में जो है वो बीटी कॉटन है, जो कि आपको याद रखना है। आपने बेसिलस थुरेंजिसिस से क्रायोजीन्स निकाल कर डाले थे, जिसने इनएक्टिवेट टॉक्सिन था जो एल्कलाइन गट में जाके इंसेक्ट की डेथ करा था, पोर्स बना के उसकी गट वॉल में। क्राई 1AB कॉर्न बोरर के लिए है, क्राई 2AB और क्राई 1AC कॉटन बोलवर्म के लिए है। ठीक है, बस इतना है। अब आते हैं मेडिसिन के अंदर इसकी क्या है। सबसे पहले हम मेडिसिन में पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन कैसे बना था। अर्लियर जो इंसुलिन था वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हम पैंक्रियाज ऑफ पिग्स के या फिर काउ से, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो रही थी पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि माइनर स्ट्रक्चरल डिफरेंस था ह्यूमन इंसुलिन और पिग्स के काउस के इंसुलिन से। ठीक है, और वैसे भी ये एथिकली करेक्ट नहीं था पिग्स और काउस को मारना फॉर द इंसुलिन, राइट। तो ह्यूमन इंसुलिन बेसिकली एक प्रोटीन होता है, अगर हम बात करें प्रोटीन हार्मोन होता है, जिसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ए और बी। ये जो होती है इनके अंदर 3 सल्फाइड, ये ए है, ये बी है, ए के पास इस तरीके से एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। टोटल 3 डाइसल्फाइड है, एक ए के इंटर है, 2 बी के ए और बी के बीच में है, बी के पास कोई नहीं है। सो ए चेन एंड बी चेन लिंक्ड बाय 3 डाइसल्फाइड बोन्स। एक जो होता है इंट्रा, यानी एक जो है ए के पास है, 2 जो है वो ए और बी के बीच में है, और इंट्रा बी यानी बी के पास अकेले पास कोई भी नहीं है। तो 3 डाइसल्फाइड बोन्ड होते हैं ए और बी चेन के बीच में, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर है ह्यूमन इंसुलिन। बट जो ह्यूमन इंसुलिन है ना, वो प्रोड्यूस जब होता है ना, आपको बताती हूँ, वो प्रोड्यूस होता है प्रो इंसुलिन। बेसिकली हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो प्रो इंसुलिन होता है। प्रो इंसुलिन जो होता है ना, उसके अंदर क्या फ़र्क होता है, प्रो इंसुलिन फिर बाद में इंसुलिन में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में जब चाहिए होता है। तो ए चेन बी चेन, अब ए से बी इस तरीके से सी चेन की वजह से जुड़ी होती है। ठीक है, अब जब इंसुलिन बनता है तो सी चेन जो है बस रिमूव हो जाती है, बाकी सेम है, यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। बट द पॉइंट इज कि हम इजीली अपना जीन निकाल करके प्रो इंसुलिन तो बना सकते थे, बट हम इंसुलिन नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि प्रो इंसुलिन तो हम इजीली बना पा रहे थे, पर चैलेंज था कि हम इंसुलिन उसे कैसे कन्वर्ट करें। सी पेप्टाइड, वो सी वाली चेन कैसे हटाएं, सी पॉलीपेप्टाइड वाली चेन कैसे हटाएं। तो फिर 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली। क्या थी 1983 में एक अमेरिकन कंपनी एली लिली, उसने क्या किया, उसने ना बहुत अच्छा तरीका किया। उसने जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए जो डीएनए सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई किया, बी को बनाने के लिए जो डीएनए सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई किया, और उन दोनों डीएनए सीक्वेंसेस को इक्वलाई में, मतलब एक को इक्वलाई में, दूसरे को इसको भी इक्वलाई में, इससे उसने ए चेन बनवा ली, इससे बी बनवा ली, और फिर आपस में उनको उसने जोड़ दिया ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो उसने ए चेन अलग से बनाई, बी चेन अलग से बनाई, और फिर उसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से उसने जोड़ दिया। उसने प्रो इंसुलिन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि प्रो इंसुलिन से इंसुलिन नहीं कन्वर्ट हो पा रहा था, इसलिए उसने ए और बी को अलग अलग आइडेंटिफाई करा कि कौन सी डीएनए सीक्वेंस है जो उसको बना रही है, उसको लिया और फिर उनसे बनवाया, इकोलाई से बनवाया। किससे बनवाया, इकोलाई से बनवाया। ठीक है, सेपरेटली लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट जीन थेरेपी के ऊपर। जीन थेरेपी में क्या था, बेसिकली जीन थेरेपी को हम यूज़ करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने के लिए। इसके अंदर इन्वॉल्व वो होता है इंसर्शन ऑफ द फंक्शनल जीन, यानी हम कोशिश करते हैं जीन थेरेपी के, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने के, हम फंक्शनल जीन, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर तब होता है ना जब कोई हार्मोन की कमी हो, कुछ बन ना पा रहा हो, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो, तो वो जो जीन जो उसको बनाना था जिसकी कमी आ गई है, वो जीन नहीं प्रेजेंट है, दैट्स वाई ना, तो उस जीन को वो ऐड कर देता है ताकि ऐसा हो जाए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, एडीए की डेफिशिएंसी, जिससे एससीआईडी हो जाता है हमारे पास। एससीआईडी डिसीज है जो कि किस वजह से होता है, एडीए की डेफिशिएंसी से होता है। यानी एडिनोसिन डी एमिनेज की डेफिशिएंसी से ये होता है। अब इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, उनका काम होता है बनाना, बट वो बना नहीं पा रहे हैं, तो क्या होता है, जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स के अंदर, और फिर वो बना पाते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, बट द पॉइंट इज थोड़े टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इमोर्टल नहीं होते हैं, दैट्स वाई हम उसको बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स देने पड़ते हैं। बट
अगर हमें उसका परमानेंट रिलीफ चाहिए तो शायद हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम ये करते हैं, जब एम्ब्रियो की स्टेज में होता है तब हम अगर करते हैं तो फिर शायद इसका परमानेंट हमें मिल सकता है, बट ये टेम्परेरी रिलीफ ही देता है, परमानेंट नहीं। फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, ताकि हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ डिजीज़ को जब वो बहुत छोटी स्टेज पे। इसमें पीसीआर, एलिसा दोनों को यूज़ करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इम्यूनोलिंक सॉर्बिट ऐसे, है ना, डिटेक्ट करता है ये एंटीजेंस या एंटीबॉडी को, ये डिटेक्ट करता है। अब देखो, मान लो मेरे पास कोई लो लेवल ऑफ डीएनए और आरएनए में चेंज हुआ है, तो पीसीआर का काम ही यही था ना, उसने एम्पलीफाई कर दिया, जिससे हमें वो लो लेवल का भी डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसने उसे एम्पलीफाई कर दिया। एलिसा क्या करता है, एलिसा टेस्ट क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, यानी कि ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है एंटीजेंस या एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट है। अब ये बहुत छोटे लेवल पे, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे भी अगर कोई एंटीजन है तो उसको पहचान लेगा, उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी है तो उसे भी पहचान लेगा। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी को पहचानेगा और ये लो लेवल को भी पहचान लेगा, क्योंकि ये एम्पलीफाई करता है। आई होप इट्स क्लियर। एप्लीकेशंस के, हम HIV को बड़े छोटी स्टेज पे पहचान सकते हैं, कैंसर को और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी हम जब उसने कम हार्म किया उस स्टेज पे हम पहचान सकते हैं कि ये बीमारी हो चुकी है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर फॉरेन जीन डाल चुके हैं, हम उन्हें मैं ट्रांसजेनिक एनिमल बोलूँगी। जिस क्रॉप में डाल दिया तो उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोला, जिस एनिमल में डाल दिया उसे ट्रांसजेनिक एनिमल बोला, ठीक है। अब इनका यूज़ क्यों होता है, इनका हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए, जीन रेगुलेशन को पढ़ने में कि जीन किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, डिजीज़ के मॉडल्स, मान लो मुझे ह्यूमन के लिए कुछ करना है तो पहले हम एनिमल पे टेस्ट करते हैं, तो डिजीज़ के मॉडल्स की तरह एक्ट करते हैं। वैक्सीन की सेफ्टी चेक करनी है तो मैं इसमें ट्राई करते हैं, मंकीज़ पे बहुत ट्राई कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे ह्यूमन प्रोटीन इन मिल्क। अब जैसे मान लो हमें मिल्क जो काव प्रोड्यूस करती है उसमें हमने ह्यूमन प्रोटीन का जीन डाल दिया, तो फिर हमें ह्यूमन प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे मिल्क के थ्रू। यानी हम ऐसे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं, वैक्सीन की सेफ्टी चेक कर सकते हैं, डिजीज़ के मॉडल्स के लिए पढ़ सकते हैं, जीन रेगुलेशन का तरीका पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक माइस, हम माइस पे बहुत वैक्सीन सेफ्टी करते हैं, है ना। ट्रांसजेनिक काउज पे हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स करते हैं। ह्यूमन एल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन, ह्यूमन का अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन को हम ट्राई करते हैं ट्रांसजेनिक काउ के अंदर, है ना। अब एथिकल इश्यूज आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, यानी बायोपायरेसी, सेफ्टी ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, एनवायरनमेंट को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। बायो पेटेंट बेसिकली, अगर मान लो मैंने कुछ इन्वेंट कर लिया है तो मैं बायो पेटेंट ले सकती हूँ, जिससे उसके ऊपर मेरे लीगल राइट्स हो जाएंगे, कोई और यूज़ करेगा तो मुझे उसका मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा और कोई मेरा आइडिया कॉपी नहीं कर सकता। तो बायो पेटेंट इज़ द लीगल राइट्स, अगर मैं कोई बायोलॉजिकल इन्वेंशन करती हूँ तो मैं उस पर बायो पेटेंट अपना बनवा सकती हूँ, है ना। फिर बात करूँ बायोपायरेसी क्या होता है, जब कोई अनऑथराइज यूज़ करता है किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स का किसी और कंट्री का। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, इंडिया में बहुत एंशियंट टाइम से ही है, स्टोरीज़ के अंदर भी है कि हल्दी वाला दूध से हमारी बीमारियाँ क्योर होती हैं। तो ऐसा क्या हुआ, कोई और कंट्री ने क्या किया, बोल दिया हल्दी जो है ना उसके पास बड़ी अच्छी अच्छी ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसका बायो पेटेंट ले लिया कि हल्दी को कोई इस तरीके से यूज़ करेगा तो हमारा वो आइडिया है। देन इंडिया के साथ बड़ा गलत हुआ, क्योंकि इंडिया को तो ऑलरेडी पहले से पता चलता है, उनको लगा ही नहीं था कि इस पर बायो पेटेंट लेना चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो बायोपायरेसी बेसिकली यही होता है, जब कोई अनऑथराइज्डली बायोलॉजिकल रिसोर्स किसी और कंट्री का ले ले या उसका यूज़ करे अनऑथराइज, उसे बायोपायरेसी। बायो पेटेंट होता है लीगल राइट्स लेना, और मतलब मैंने बायो पेटेंट लिया मेरी इन्वेंशन पे, किसी और ने मेरे साथ मतलब बायोपायरेसी करी। फिर इसकी रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन है, GAAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियर की अप्रूवल कमेटी होती है इंडिया के अंदर, जो कि अप्रूव करती है कि हाँ ठीक है, आपके बायो पेटेंट भी देती है एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। इंश्योर करती है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च है, प्रोडक्ट्स है, वो सेफ़ हैं और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है उसकी वजह से। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंशन है। दैट्स इट। इससे आपका पूरा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट खत्म होता है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।